बैंकिंग। क्या पढ़ना है? इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या है? जिसको हम लोग कई सारे नाम से जानते हैं। एक हमारा ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग। एक हम लोग वेब बैंकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, वेब बैंकिंग भी बोलते हैं। डिजिटल बैंकिंग भी बोल सकते हैं, डिजिटल बैंकिंग। ये तो क्या हो गया, इसके टर्म्स हो गए। अगर ये सब में से कहीं से आता है तो आपको समझना क्या है कि इसकी बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, जो पॉइंट को आपको याद रखना है वो है, अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग क्या पूछता है? मोबाइल बैंकिंग पूछता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये अलग है, डिफरेंट है किससे? इंटरनेट बैंकिंग से। ठीक है, और आज का क्वेश्चन भी यही है कि आपको क्या करना है, इसका आंसर यानी आपको सर्च करना है कि मोबाइल बैंकिंग है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग को मैं समझा दूंगा, आपको बताना क्या है, ये इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, वेब बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग बताऊंगा। आपको बताना क्या है कि मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, होता क्या है कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो कई लोग क्या करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो देखने के बाद आंसर नहीं देते। मैं इसलिए आपसे पूछता हूँ क्योंकि बताने को मैं बता सकता हूँ, बट जब आप अपना खुद भी होमवर्क करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और आपने देखा होगा, मैं जब क्लास लेता था तो आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछता था, इसलिए कि आपको कुछ फर्दर नॉलेज हो सके। तो आपको ये क्वेश्चन है आज का, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि व्हाट इज़ मोबाइल बैंकिंग, क्योंकि ये इंटरनेट बैंकिंग से अलग है। तो कैसे अलग है ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए, तो मैं इंटरनेट बैंकिंग को ही स्टार्ट करता हूँ। इंटरनेट बैंकिंग से मैं बात करूँगा तो मैं बताऊँगा कि ये क्या होता है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग कह सकते हो, या इसको वेब बैंकिंग बोलते हैं, या मोबाइल बैंकिंग बोलते, या ऑनलाइन बैंकिंग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब बात रखना है यहाँ पे, ये पॉइंट याद रखना है कि अगर जब हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करेंगे तो उस केस में मेनली हमें समझना क्या है, इंटरनेट बैंकिंग होगा क्या। नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो किसके द्वारा होगा, इंटरनेट के द्वारा होगा। यानी अब इंटरनेट के द्वारा होगा तो किस एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं ये चीज़, तो हम लोग इसको कर सकते हैं हमारे पीसी, लैपटॉप, इन सब के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें इंटरनेट बैंकिंग परफॉर्म करनी हो तो हम पीसी का यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन सब का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट, क्रेडिट वगैरह करके क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग कॉन्सेप्ट। अब इंटरनेट बैंकिंग हमारा कई तरीके से अचीव किया जाता है। ठीक है, कई तरीके से अचीव किया जाता है, मतलब ये जो है इंटरनेट बैंकिंग को हम लोग अचीव करने के कई सारे रास्ते हैं। ठीक है, तो चलिए, इंटरनेट बैंकिंग हमारा जो है उसकी अगर बेनिफिट्स की बात करें तो पहले तो आपको इंटरनेट बैंकिंग का फ़ायदा क्या होगा, ये 24/7 आप इसकी सर्विस ले सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। ये मैंने आपको नोट्स में बना के दिया है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, सिक्योर होगा। ठीक है, सिक्योर आपके लिए कि मतलब कई सारे सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी हो जाती है। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी हो जाएगी, सिक्योरिटी हो जाएगी, सर्विसेज देगा, और आपका लो कॉस्ट होगा, कॉस्ट भी लो लगेगा, यानी कॉस्ट इफेक्टिव होगा हमारे लिए कई सारे ट्रांजेक्शन में। अगर आपको एक चौथा, हमारे लिए टाइम सेविंग होगा, टाइम सेविंग भी होगा। ये सारे इसके क्या हैं, बेनिफिट्स हैं। बट इतना बेनिफिट ही नहीं है, बहुत सारे इसको क्या हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे टेक्नोलॉजी सिक्योर इशूज़, टेक्नोलॉजी इशूज़, कई बार आपने देखा होगा सर्वर वगैरह स्लो रहता है तो काम नहीं करता हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का मतलब हुआ कि जब कोई भी काम ऐसा कर रहे होते हैं जहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ी से काम करना है तो कई बार ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हमारा काम नहीं होता। और सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है ऑनलाइन इंटरनेट ट्रांजैक्शन का, इंटरनेट बैंकिंग का, कि आप इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी जो पैसा आपका जमा है बैंक में वो तो यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें आप जाके जमा नहीं कर सकते, यानी इंटरनेट के द्वारा आप जमा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको रखना है। अब बात आती है कि इसको हम अचीव करने का तरीका क्या है, इंटरनेट बैंक के द्वारा हम कर क्या सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम लोग 3-4 तरीके हैं, यानी टाइप्स ऑफ, अगर इंटरनेट बैंकिंग की बात करें टाइप्स, तो टाइप्स में हमारे पास 3 हैं। एक है हमारा एनईएफटी, दूसरा है आरटीजीएस। ठीक है, तीसरा है हमारा आईएमपीएस। ठीक है, एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और आईएमपीएस का मतलब इमीडिएट, इमीडिएट आईएम से इमीडिएट है, और पी से पेमेंट, और एस फॉर सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इनको एक एक करके हमें समझना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एनईएफटी बताऊंगा, इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दोनों को कवर करूंगा और मैं समझाऊंगा एक एक करके क्या बेनिफिट, क्या एडवांटेज और क्या ड्रॉबैक्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नोट्स पे आते हैं कि हमारा नोट्स कैसे काम करेगा। तो हमारे पास ये है कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन यूनिट थर्ड हम लोगों का चल रहा था, जिसमें हम लोगों को अभी हमने बताया कि क्या पढ़ना है, हम लोगों को इंटरनेट बैंकिंग पढ़ना था, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग क्या है, मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि इंटरनेट बैंकिंग को क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं, वेब बैंकिंग भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो कस्टमर को अलाउ करता है एक बैंक से दूसरे बैंक या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डेटा ट्रांसफ़र करना, यानी अमाउंट ट्रांसफ़र करना, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। ये किसके द्वारा हो सकता है? या तो वेबसाइट या एप्लीकेशन के द्वारा। क्लियर? अब इसमें जो है इसके जो एडवांटेजेस होंगे वो क्या होंगे, मैंने अभी बताया था 24/7 एक्सेस कर सकते हैं सर्विस, स्पीड बढ़ेगी और इफिशिएंसी मतलब तेज़ी से काम होगा, ऑनलाइन बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, लो फीस लगेगा, फीस लो लगेगा समझना, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, टाइम सेविंग होगा, मैंने बताया था स्पीड बढ़ेगी तो। लो ओवरहेड कैन मीन हाई इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट अकाउंट, जब आप जमा करे रहेंगे तो इंटरनेट बैंकिंग में बेनिफिट क्या है कि अगर आप इसमें कम से कम यूज़ कर रहे हैं तो आपके क्या है, आपके रेट्स भी बढ़ेंगे, यानी कि आपको कुछ प्रॉफिट भी मिलता है जो आपके जमा होने पे पैसे, इंटरेस्ट रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, ड्रॉबैक भी होंगे, जैसे कि मैंने बताया था ड्रॉबैक क्या है, हमारा ड्रॉबैक है टेक्नोलॉजी इशूज़, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कई बार क्या सर्वर स्लो हो जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है, कई बार हैकर्स का भी अटैक हो जाता है और हमारा डेटा क्या होता है, हैक हो सकता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट हमारे लिए बेनिफिशियल ज़्यादा है। इनएफिशिएंट एट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन जब होगा तो बहुत क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वहाँ पर इनएफिशिएंट हो जाता है। नो रिलेशनशिप विद पर्सनल बैंकर, बैंकर से हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं रहता है और हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, उससे जब हमारा रिलेशन होता है तो हमारा काम अच्छे से कर सकता है, इसमें कोई हमारा ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हमारा पर्सनल बैंकर से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इनकन्वीनियंट टू मेक डिपॉजिट, डिपॉजिट नहीं कर सकते, ये मैंने आपको ड्रॉबैक अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये इसका ड्रॉबैक है। बट इसके टाइप्स की बात करें तो मैंने बताया था 3, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, और मैंने सबका मतलब बताया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इन तीनों को अलग अलग समझना है और सबका अलग अलग मतलब भी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनईएफटी, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये एक ऐसा मेथड है जो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने की फैसिलिटी देता है, जिसको आरबीआई ने 2005 में सबसे पहले लॉन्च किया था, 2005 में, नवंबर 2005 में लॉन्च किया था आरबीआई ने। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये क्या है, बैंक्स ऑफ बैंक है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि सभी बैंकों के पितामह है ये, ठीक है। सभी बैंकों को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई, ये सेंट्रल बॉडी है बैंकों की। तो ये इसी क्या करती है, यही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, कैसे ट्रांजैक्शन होंगे, कैसे किस तरह ट्रांजैक्शन किए जाए, किस तरह की फैसिलिटी दी जाए। अच्छा, आरबीआई ने ये फैसिलिटीज़ आपको दी क्यों? एनईएफटी आने का, या हम कहें इंटरनेट बैंकिंग आने का सबसे मेन रीज़न क्या है, तो मैं कहूँगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक वर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब होता है हिंदी में मैं बोलूँगा समावेशन, वित्तीय समावेशन हिंदी में, ठीक है। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि दूर दूर तक हर गांव और क्षेत्रों में भी उस जगह पर जहां पर ट्रांजैक्शन की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वहां तक हमारे नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं और बैंकिंग की सुविधाएं पहुंच सकें, उस जगह पर भी पहुंचाना, ये हमारा आरबीआई का एक रूल होता है, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा इसका बेनिफिट होगा कि लोगों तक जब, जैसे मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए कि बहुत ही ऊपर जैसे लेह लद्दाख में अगर बैंकिंग के ट्रांजैक्शन की फैसिलिटीज़ कर दी जाए, तो लोग वहाँ पे जो पैसा रखे होंगे वो क्या करेंगे, बैंक में जमा करेंगे। बैंक में जमा करेंगे तो बैंक से पैसा जो है मार्केट में आएगा और मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन होगी, जिससे लोग क्या होगा, कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा। ये सारे बेनिफिट्स हैं। खैर ये सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इसमें मेन हमको कॉन्सेप्ट को समझना है। इट क्विकली ट्रांसफर मनी बिटवीन बैंक्स थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। किसी भी बैंक से, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और बैंक ब्रांच मस्ट बी एनईएफटी इनेबल्ड फॉर अ कस्टमर और एबल टू ट्रांसफर द फंड टू अनदर पार्टी। किसी भी ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एनईएफटी इनेबल्ड होना जरूरी है। दूसरा, ये होता किसके द्वारा है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के द्वारा ये एनईएफटी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि एनईएफटी इलेक्ट्रॉनिक उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के द्वारा परफॉर्म होता है। लेकिन एनईएफटी में एक सबसे जो मेन एडवांटेज या मेन बात है वो है, एंड देयर इज नो अपर एंड लोअर लिमिट डिसाइडेड बाय आरबीआई, यानी आप 1 रुपए से लेकर के
मैक्सिमम कितना रुपए भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसका एक टाइम होता है, फिक्स होता है, और इसमें चार्जेस लगते हैं, ठीक है। जैसे 10,000 पे आपको क्या होगा कि 2.5 रुपये पर आपका जीएसटी लग रहा है। तो ऐसे ऐसे जितने अमाउंट आप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, उसका कुछ चार्जेस भी होता है, और टाइमिंग भी सेट होता है कि सैटरडे टू मंडे टू सैटरडे तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ्राइडे तक। लेकिन सैटरडे को क्या है, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो आपको एनईएफटी में ध्यान रखना है। अब इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, लोअर एंड अपर लिमिट नहीं डिसाइड है, तो जो बिजनेसमैन होंगे वो कितना भी ट्रांजेक्शन एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन और सब में आईएमपीएस वगैरह हैं, आरटीजीएस है, इन सब में क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके द्वारा हम रेस्ट्रिक्शन से कितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज, इकोनॉमिकल टू यूज़ एनईएफटी फॉर मनी ट्रांसफ़र, इकोनॉमिकल है। एनईएफटी इज बिल्ड ऑन ए सिक्योर प्लेटफॉर्म सिक्योर होगा। नो नीड ऑफ यूजिंग अ चेक और डिमांड ड्राफ्ट फॉर मनी ट्रांसफ़र करने के लिए कोई चेक और डिमांड ड्राफ्ट वगैरह यूज़ नहीं करना है। आपको पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है, विजिट करने की जरूरत नहीं है। इनिशिएट फंड ट्रांसफर ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रांसफर कैन बी कंप्लीटेड फास्टर विद कन्वेंस, कुछ समय लगता है लेकिन ये क्या होता है, ट्रांसफर कर देता है। तो आई थिंक आपको एनईएफटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्या करता है इसके बारे में। अगर और डिटेल में आप जाएंगे तो आपके जो बैंक अकाउंट्स होंगे आपको क्रिएट करेंगे, तो उसमें आप देख पाएंगे कि फंड ट्रांसफर कैसे एनईएफटी द्वारा किया सकता है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आरटीजीएस और आपको आईएमपीएस बताऊंगा, और ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, बिल पेमेंट वगैरह कैसे करते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।